डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव एक साथ। और कितना सिंपल है ये, बच्चों को बहुत बड़ा टेंशन देता है और दुनिया भर के रूल्स लिखाए जाते हैं। तो उस रूल को आज हम और आप मिलके धूल चटाते हैं। देखो किस तरह से, देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, बी वर्ब को जान लीजिए। किसको जान लीजिए? पैसिव हमेशा पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस हमेशा इस रूप का आपको मिलेगा, बी डन। किस रूप का मिलेगा? बी डन। डन मीन्स थर्ड फॉर्म, जानते हो आप। यहां पे फार्मूले के रूप में ले लिया है, V3 ना लिख करके क्या लिख दिया है? डन। और बी का मतलब क्या है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अलग से। किस तरह से? देखिए, जैसे वर्ब की फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन और ईटिंग होती है। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और सीधी भाषा में देखो तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म से फोर्थ फॉर्म कह देते हैं कुछ लोग। तो देखिए इसको इसी प्रकार से बी, बी मींस क्या होता है? होना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बाज। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीइंग। और आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग। क्लियर? तो ये अच्छा, इसके बाद में अब हम देखते हैं बी को प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सरल शब्दों में कहें तो सहायक क्रिया के रूप में इज, आर, एम इस रूप में यूज करते हैं। और बाज के लिए, बाज का एक और रूप है प्लूरल वाला वर्ब, वो आप सभी जानते ही हो। तो बाज वर्ब बी के सेकंड फॉर्म है, इजेएमआर बी की ही फर्स्ट फॉर्म है, जो हेल्पिंग वर्ब की तरह, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होती है, लेकिन बी जो है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह सामान्यतः यूज नहीं होती है। अच्छा, से थर्ड फॉर्म इसकी बी है, फोर्थ बी है। माने कुल फॉर्म में कितनी हो गई? कुल फॉर्म कितनी हो गई? देखो 1 2 3 4, काउंट करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फॉर्म तो चार ही है इसकी, ओनली 4 फॉर्म्स आर देयर। लेकिन इसके 4 फॉर्म्स में शब्द कितने हो गए? वर्ड्स कितने हो गए? 8। जब 8 वर्ड्स हो गए तो यानी कि पैसिव भी 8 ही हो सकते हैं। नोवा पैसिव इंग्लिश में बन ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। किस तरह से? अब बी की जगह क्या हो सकता है? इज डन, एम डन, आर डन, बी डन, बाज डन, बर डन, बीन डन और बीइंग डन। इस तरह से इंग्लिश में कुल 8 पैसिव हो सकते हैं। इनके अलावा कोई पैसिव इंग्लिश में नहीं होता है। देखिए आप इसको, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, बी के किस रूप को लगाएंगे? डन का आना माने थर्ड फॉर्म का आना तो श्योर है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है? एक्टिव में जो भी मेन वर्ब मिलती है उसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना श्योर है। क्लियर? अब चीज यहां पे एक और ये आती है कि बी का इन 8 में से हम कौन सा रूप लगाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल वे में इजेएमआर वाज वर्ब को प्रेफरेंस देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसको लगाने का प्रयास करेंगे? इजेएमआर बाज वर्ब को। और जब इजेएमआर बाज वर्ब सेंटेंस में आने से मना कर देंगे, ठीक है, आगे और भी वीडियो बनेंगे इस पे, आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। सेंटेंस खुद कहेगा कि मुझे इजेएमआर बाजवर नहीं चाहिए, और ये इजेएमआर बाजवर भी खुद आपसे बोलेंगे कि मैं इस सेंटेंस में नहीं जाऊंगा। फिर जो बच गए कौन कौन से? 3, बी, बीन और बीइंग। जब ये इजेएमआर बाजवर आने से मना कर देंगे तो हम बी के स्थान पर बी, बीन और बीइंग में से कोई ना कोई चुनाव कर लेंगे। ये तो रही इसकी बेसिक फार्मूला वाली बात। अब एक बात आती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब वाली बात, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसे बनता है, इंट्रांजिटिव का नहीं बनता। हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया का पैसे बनता है, अकर्मक क्रिया का पैसे नहीं बनता है। इसके लिए हम अलग से डालेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ए वर्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई ए वर्ब वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। किसी क्रिया को कैसे पहचाने कि वो ट्रांजिटिव माने सकर्मक है या अकर्मक है, किस तरह से पहचाने, इसके लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सो हियर आई एम सॉरी फॉर दैट। अब ये स्थिति बन गई आपकी। क्लियर?
अब हम देखते हैं कि बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे। जिस फॉर्म में हमें मेन वर्ब एक्टिव वाले सेंटेंस में मिल जाएगी उसी बी की फॉर्म को हम लगा देंगे। ठीक है, सपोज सेंटेंस में हमें मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में मिली तो फिर हम इज एम आर को लगाएंगे। अगर सेकंड फॉर्म में मिली तो हम बी की भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये चीज यहां क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं यहां से कुछ एग्जांपल्स। देखिए एक साथ चलते हैं। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस पैसिव के अंतर्गत देखिए दोनों टेंस एक साथ इसमें कवर हो जाएंगे और कोई रूल आपको याद नहीं रखना है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लेते हैं। देखिए आई टीच यू इंग्लिश। क्लियर? अब देखिए ये सेंटेंस हमने दिया तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे। सबसे फर्स्ट काम यहां पे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट हटाओ, सब्जेक्ट हटाओ। तो ये सब्जेक्ट क्या है यहां पे आई। आई को हटा करके कहां ले जाते हैं हम, सबसे पीछे ले जाते हैं। तो सब्जेक्ट हटा के हमने क्या कर दिया, पहला स्टेप क्या कर दिया, ये सब्जेक्ट हटाओ तो बाई मी पीछे आ गया। ऑब्जेक्ट की जगह पे आई का क्या हो जाता है, बाई मी। अब सब्जेक्ट का प्लेस हो गया खाली तो सब्जेक्ट ऐसे करके लिख दो, सब्जेक्ट हटाकर पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, ले जाओ। क्लियर? दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, मैं ऑब्जेक्ट कहां आता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद। हालांकि अभी यहां पे तो यू और इंग्लिश दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो कंप्लीमेंट होता है, उसका बनता नहीं है उससे। इसलिए सबसे सेफ तरीका ये है कि वर्ब के तुरंत बाद जो भी हमको नाउन प्रोनाउन मिल जाएगा हम उससे बनाएंगे, तो हाँ हम थोड़े सुरक्षित रहेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सबसे पहले लेके नहीं आना है। फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को कहां ले जाना है, सब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर? अब सब्जेक्ट जहां पे भी आ जाए, इससे हमारा इंटेरोगेटिव का रूल भी और इंटेरोगेटिव की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। हमें कुछ भी ख्याल नहीं करना है। सब्जेक्ट कहां है, ये है, तो यू कहां आ जाएगा, इसके नीचे। यू का सब्जेक्ट क्या, यू ही रहता है। क्लियर? हमारा पैसिव बन चुका है। अब यहां पे देखिए वर्ब हमारी टीच है, इसको पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी डन। क्या करना पड़ेगा, बी डन। तो बी के हमारे पास 8 रूप हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मैंने बताया था सबसे पहले प्रायोरिटी बी के स्थान पर किसको मिलेगी, इज, आर, एम, बाज और वर्ब को मैंने बताया था फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें दी जाएगी। तो टीच की तो थर्ड फॉर्म टॉट आनी है, लेकिन टॉट आने से पैसिव तैयार नहीं हो जाता। पैसिव के लिए अब बी चाहिए, क्योंकि बी की कोई फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म के साथ तभी पैसिव होता है, अन्यथा पैसिव होता ही नहीं है। तो आप यहां पे देखिए फर्स्ट फॉर्म है टीच, तो जिस फॉर्म में एक्टिव की मेन वर्ब होती है या जिस टेंस में एक्टिव होता है एक्टिव, उसी टेंस की अब हम वर्ब यहां से चुनेंगे। तो देखिए यहां पे चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म में है, यहां से टेंस पता चल रहा है, तो यहां पे भी टीच के प्रेजेंट टेंस ये है, और नहीं भी पता है तो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म के लिए एजेएमआर लगाएंगे कि बाजवर लगाएंगे, सिंपल सी बात है, एजेएमआर लगाएंगे। आप एजेएमआर में से हमें क्या चुनना है, यहाँ पे नंबर चुन लीजिए, हिंदी में बोले तो वचन चुन लीजिए। तो यू के साथ क्या हो जाएगा, आर। यू आर टॉट। आप जो चीज जैसी बची, ये आ गया, यू आ गया। अब इंग्लिश देखिए, जो बचा वो उतार दीजिए, ये आपका पैसिव तैयार हो गया। अभी हम इसी चीज को डिफरेंट एग्जांपल से क्लियर करेंगे। देखिए दे do not teach me English well.
ये देखिए ये सेंटेंस हमने लिख दिया। देखने में लंबा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है, कतई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट को हटा के पीछे ले जाओ। सब्जेक्ट क्या है, दे, हम क्या ले जाएंगे, बाय देम पीछे ले गए। इसके बाद में दूसरा काम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब ये है, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब मी को कहां ले आएंगे, सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई हो गया। बस अब जो कुछ भी बचा है उसको जो कहते हैं उतार दीजिए, वर्ब को केवल बी डन कर देना है। तो डू हेल्पिंग वर्ब है, डू डज की जगह पे क्या आएगा, एजेएमआर आएगा। यहाँ पे डू डज थी नहीं तो हमने अपने मन से लगा दिया, ठीक है, क्योंकि एजेएमआर तो गायब होती नहीं सेंटेंस में, डू डज गायब हो सकती है। तो डू की जगह एजेएमआर, आई के साथ नंबर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एम। नोट की नोट उतार दीजिए, टीच का थर्ड फॉर्म करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मी, हम मी का यूज हम कर चुके तो दोबारा हमें उतारना नहीं है। इंग्लिश बचा और वेल बचा, ये हमारा पैसिव बन गया। क्लियर, कोई प्लस की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा उतार दीजिए। केवल जो वर्ब है यहाँ पर डू टीच थी, इसको हमने एम डॉट कर दिया है। एम का मूल रूप क्या है, बी, तो बी और थर्ड फॉर्म आ गई, हमारा पैसिव बन गया। ध्यान रखना, पैसिव पहचानने के लिए भी जो बाई करके जो पीछे आ रहा है, ये पैसिव की पहचान नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पैसिव की पहचान नहीं है, इसमें आप भूल भुलैया पड़ जाएंगे। पैसिव की पहचान वही है कि बी के इन 8 शब्दों में से कोई भी शब्द यहां हो और बी के किसी भी रूप के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो वो पैसिव है। कुछ एक जगह इसके एक्सेप्शंस आ जाते हैं जब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, वो एक अलग मैटर है। आप इस तरह से 100% गारंटी मान लीजिए इस बात की कि बी के किसी भी रूप के साथ में अगर थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का। देखिए, व्हाई डू दे नॉट हेल्प मी, व्हाई डू दे नॉट हेल्प मी, इसी को ले लीजिए। चलिए, पहला काम क्या करना है, वहीं से आ जाओ। सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, ऑफ एनी काइंड, आप बड़ी आसानी से पैसिव बना सकते हैं। कोई भी अलग से आपको रूल याद नहीं रखना है। देखिए आप, चलिए यहाँ पर टेंस बदल लेते हैं, क्योंकि पास्ट का अपने साथ में ले लिया है तो यहाँ डिड लगा देते हैं। व्हाई डिड दे नॉट हेल्प मी, इसका देखते हैं पैसिव। सबसे पहले क्या करना है, पहला काम, हमें कुछ नहीं देखना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट को हटाइए। तो सब्जेक्ट हट जाएगा, ये दे कहां चला जाएगा, पीछे, बाय देम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, लगा दिया ना। अब दूसरा काम क्या है, देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मेन वर्ब क्या है, हेल्प, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कहां आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट कहां है, ये है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बन गया, आई, आई कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। ध्यान रखना, यहां पे भी ऑब्जेक्ट कहां आया था, सब्जेक्ट के स्थान पर, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां आया था, सब्जेक्ट के स्थान पर, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर। समझ में आ गई बात, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, पैसे आपका तैयार है, एक तरफ से उतार दो, वाई का वाई, डिड चूंकि सेकंड फॉर्म है, डिड चूंकि सेकंड फॉर्म है, तो इजेमार बाजवर में से आप क्या लगाएंगे, डेफिनेटली बाजवर लगाएंगे, थोड़ा सा भी सेंस है तो यहां पे आई के साथ क्या आता है, वाज, लगा दिया हमने, दे पड़ चुका है, इसकी जगह आई आ चुका है, फिर नॉट उतार दीजिए। हेल्प का थर्ड फॉर्म आना ही है, जानते ही हो, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म करनी है, हेल्प्ड, ये लो, ये आपका कैसे तैयार। क्लियर, इस तरह से कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं हम, देखिए, Did Rita sing? Did Rita not sing a devotional song? Devotional song means भजन है, devotional song। देखिए, इसको देखिए, क्वेश्चन मार्क आएगा, आई एम सॉरी, ये देखिए। अब इसको देखिए, ये सेंटेंस आ गया, तब भी हमें टेंशन नहीं, हमारे रूल वही है,
सबसे पहले सब्जेक्ट हटा के पीछे ले जाओ, सब्जेक्ट क्या है? रीता, इसको हटाओ पीछे ले जाओ, बाई रीता, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेप क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट को हटाकर सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट क्या है? ए डिवोशनल सॉन्ग, पूरा आएगा एक भक्ति गीत, ठीक है, तो ये कहां जाएगा? रीता की जगह पे, तो ए डिवोशनल सॉन्ग, क्लियर, ये लिख दिया। अब हमारा ये काम दोनों स्टेप हो चुके हैं, अब पूरा सेंटेंस ऊपर से नीचे जो कहते हैं उतार दीजिए। डेड सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह पे क्या आएगा? वाज वर्ब आएगा। बी की सेकंड फॉर्म आई, यहां सेकंड फॉर्म मिल रही तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो यहां पे ए डिवोशनल सॉन्ग के लिए वाज, ठीक है, वाज लगा दिया, वाज ए डिवोशनल सॉन्ग, ये रीता की जगह डिवोशनल सॉन्ग आ गया। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला? नॉट, नॉट लगा दीजिए। सिंग लिखा, इसकी थर्ड फॉर्म कर दीजिए, संग, बाई रीता अपने आप आपको लिखा मिल जाएगा क्योंकि आपने पहले लिख दिया था। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे इसमें तर्क चलाएंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, जैसे ये पीछे हम पहले क्यों लिखें, इसको ही डायरेक्ट सबसे पहले इसके नीचे लिख लें, हमें पता है। बेटा बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन जब हु और भाट के पैसे आएंगे, विशेष रूप से हु के, उस समय अगर आपने सब्जेक्ट को पहले यहां से नहीं हटाया, हु के पैसे में अगर आपने सब्जेक्ट को पहले यहां से नहीं हटाया, तो आप ये मान लो कि ऐसी भूल भुलैया में पड़ जाओगे कि आप जो है डाउनवर्ड स्पाइरल माने भंवर में पड़ जाओगे कि आप खुद ही उसमें से निकलने मुश्किल खड़ी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो मैं एक ऐसा सिस्टम लेके चल रहा हूं कि यहां पे तो ठीक है, आप मान लो चलो ऑब्जेक्ट पहले लिख दो, सब्जेक्ट चलो बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे तो आपको सरल नजर आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा रूल सीखें जिसमें पैसिव बिल्कुल एबीसी के स्टैंडर्ड से लेकर के और जटिल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक के पैसिव तक आप फ्री स्टाइल दौड़ते चले जाएं और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैंने ये कहा था कि जब इजेमार बाज बार सेंटेंस में नहीं आएगी तो वो इजेमार बाज बार आने से भी मना कर देंगे और सेंटेंस भी मना कर देगा कि मुझे इजेमार बाज बार नहीं चाहिए। तो ये कैसे मना करेगा? अभी तो ऐसी स्थिति है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजेमार डन से बनते हैं, इजेमार के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट इंडेफिनिट में बाज इजेमार की जगह बाज वर्ब हो जाता है, जो सेकंड फॉर्म होती है डिड के रूप में, या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो बी की भी हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। क्लियर? अभी तो इन दोनों के इसी वीडियो में इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस के आएंगे तो उसमें किस तरह से इजेमार बाज वर्ब ऑटोमेटिक मना कर देंगे आपसे और आप उसमें सही चीज चुन लेंगे। ठीक है भैया, शेयर सब्सक्राइब करते रहें, वॉच करते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।